नमस्कार दोस्तों, जोश टीवी की वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात है 10 नवंबर 2025 की शाम ठीक 6:45 की। दिल्ली में लाल किले के पास मौजूद सुनहरी मस्जिद पार्किंग लॉट से एक Hyundai i20 गाड़ी धीरे धीरे बाहर निकलती है। ये गाड़ी लाल किले के पास से यू टर्न लेकर सीधा उसके सामने वाली सड़क पर आती है और 6:52 पर ये एक रेड लाइट पर आकर रुक जाती है। ये वही रेड लाइट थी जो लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बिल्कुल सामने थी। और फिर कुछ ही सेकंड बाद एक भयानक धमाका होता है। ये धमाका इतना खतरनाक था कि आसपास खड़ी कम से कम 6 गाड़ियां और 3 ऑटो रिक्शे आग की लपटों में आ गईं। पास की स्ट्रीट लाइट्स बुझ गईं और मेट्रो के एंट्री गेट का शीशा चकनाचूर हो गया। दूर खड़ी कई गाड़ियों के शीशे तक टूट गए और जो गाड़ियां धमाके के सबसे पास थीं, उनका मलबा 150 मीटर दूर तक उड़ा। जिस वक्त ये धमाका हुआ उसी वक्त 2 अलग अलग लोग वीडियो फिल्मिंग कर रहे थे। मतलब हमारे पास इस धमाके के 2 रियल फुटेज मौजूद हैं। एक वीडियो वो जो आपने अभी देखा और दूसरा ये वाला। अगर इस फुटेज को स्लो मोशन में देखो तो आपको समझ आएगा कि इस ब्लास्ट की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा थी। कैमरा हिल गया और हवा में धूल का गुब्बारा उड़ गया और इतना बड़ा पेड़ भी स्थिर नहीं रह पाया। वहां मौजूद दुकानदारों का कहना है, इतनी तेज आवाज हमने पहले कभी नहीं सुनी। बहुत भयंकर धमाका था। बताया जाता है कि इस धमाके की आवाज करीब 2.5 किलोमीटर दूर ITO तक सुनाई दी थी और फिर 6:55 पर दिल्ली फायर सर्विस को पहली कॉल आती है, जिसके बाद तुरंत आग पर काबू पाने के लिए 7 फायर टेंडर्स को रवाना कर दिया गया। एक आई विटनेस बताता है कि ब्लास्ट के सिर्फ 10 मिनट के अंदर यानी करीब 7 बजे तक पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी और 7:15 तक एम्बुलेंस भी वहां आ गई थी। चांदनी चौक के लोकल लोग इस दौरान विक्टिम्स की मदद में उतर आए और कई घायल लोगों को एम्बुलेंस आने से पहले ही ई-रिक्शों के जरिए हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। धमाके में कुल मिलाकर 20 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिन्हें तुरंत लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन इनमें से 8 लोगों की मौत हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही हो गई। अब तक की जानकारी के मुताबिक इस ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हो गई। धमाके की खबर मिलते ही बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और फॉरेंसिक टीमें भी मौके पर पहुंची। थोड़ी ही देर में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG की टीमें भी पहुंच गईं। फिलहाल ये सभी एजेंसियां मिलकर इस केस की जांच कर रही हैं, लेकिन अब तक न तो सरकार और न ही किसी एजेंसी ने आधिकारिक रूप से बताया है कि ये धमाका कैसे हुआ और इसके पीछे कौन था। इस हादसे में मारे गए लोगों में से 6 की पहचान हो चुकी है। इनमें से एक हैं उत्तर प्रदेश के लोकेश अग्रवाल, जो अपने बेटे की सास से मिलने दिल्ली आए थे। दूसरे विक्टिम अमरोहा के रहने वाले अशोक कुमार थे, जो DTC में बस कंडक्टर थे और ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहे थे। एक और विक्टिम पंकज सैनी कैब ड्राइवर थे, जबकि दिनेश मिश्रा चांदनी चौक की एक साड़ी और लहंगा बेचने वाली दुकान में काम करते थे। नोमान नाम का एक युवक पास के कॉस्मेटिक स्टोर में नौकरी करता था और जुम्मन मोहम्मद, जो एक ई-रिक्शा चलाते थे, वो अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे। रात करीब 10 बजे गृह मंत्री अमित शाह घायल लोगों से मिलने उस हॉस्पिटल पहुंचे। उसके बाद वो धमाके वाली साइट पर भी गए और बयान में कहा कि हम सभी एंगल खोलकर इसकी गहन जांच शुरू कर चुके हैं। मीडिया में अब तरह तरह की खबरें आ रही हैं, पर उनकी क्रेडिबिलिटी अलग अलग है। इसलिए जो बातें मैं आगे बताने वाला हूं, उन पर ध्यान रखना। हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ खबरें गलत साबित हो जाएं, तो जोश टीवी उस बदलाव को वीडियो के पिंड कमेंट में अपडेट कर देगा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया है कि जिस Hyundai i20 गाड़ी का इस्तेमाल हुआ था, उसका नंबर प्लेट HR26CE 7674 था। द हिंदू के सोर्सेस का कहना है कि उस गाड़ी के मालिक का नाम मोहम्मद सलमान था और वो गुड़गांव हरियाणा का रहने वाला है। पुलिस ने जब सलमान को डिटेन किया तो उन्हें पता चला कि सलमान ने गाड़ी दिल्ली के ओखला निवासी देवेंद्र को बेच दी थी और देवेंद्र ने बाद में अंबाला में किसी और को बेच दी थी और फिर वो गाड़ी किसी और के पास चली गई। कुछ अखबारों में ये भी आ रहा है कि पुलवामा से जुड़े किसी तारीख नाम के शख्स का भी एंगल निकलकर सामने आया है। उसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। फिलहाल दिल्ली के साथ साथ मुंबई और देश के कई इलाकों में हाई अलर्ट लगा दिया गया है। आधिकारिक तौर पर अब तक ये तय नहीं किया गया है कि ये एक आतंकी हमला था
या कोई हादसा था, मगर घटना संग्रह और साक्ष्यों की दिशा कुछ ऐसी इशारे कर रही है कि सरकार इसे फिलहाल आतंकी हमले की तरह ही देख रही है। जांच कई एजेंसियों की टीम मिलकर कर रही है और जैसे ही आधिकारिक बयान आते हैं, जोश टीवी उन्हें भी अपडेट कर देगा। पहला बड़ा अपडेट ये है कि दिल्ली पुलिस ने इस केस में UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत FIR दर्ज कर दी है, जो आमतौर पर सिर्फ आतंकवाद से जुड़े मामलों में ही लगाई जाती है। और दूसरा, भूटान के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में इस धमाके को एक साजिश बताया है। उन्होंने साफ कहा, इसके पीछे जिनका भी हाथ है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अब इस केस की जांच को NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हवाले कर दिया गया है, जो कि भारत की टॉप काउंटर टेररिज्म एजेंसी है। लेकिन अब इस पूरे इंसिडेंट को फरीदाबाद में हुई एक और चौंकाने वाली घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। असल में 10 नवंबर के ही दिन जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने मिलकर कश्मीर में रहने वाले 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया था। आरोप ये था कि ये दोनों पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और अल कायदा से जुड़े ग्रुप अंसर गजवातुल हिंद AGH के लिए काम कर रहे थे। इन्होंने कुछ समय पहले श्रीनगर के नौगाम एरिया में जैश ए मोहम्मद के सपोर्ट में कई पोस्टर लगाए थे, जिनमें पुलिस और आर्मी को खुलेआम धमकी दी गई थी। जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसकी जांच शुरू की तो इसमें एक नाम सामने आया, डॉक्टर आदिल मजीद रादर का, जो काजीगुंड का रहने वाला था और उस वक्त उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक हॉस्पिटल में काम कर रहा था। आदिल को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया और जब पुलिस ने उसकी पुरानी जॉब लोकेशन अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उसका लॉकर चेक किया तो वहां से एक AK-47 राइफल बरामद हुई। इसके बाद पुलिस आदिल के जरिए एक और डॉक्टर तक पहुंची, जिसका नाम मुजम्मिल अहमद गनाई है, जो पुलवामा का रहने वाला था और इन दिनों फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल में लेक्चरर के तौर पर काम कर रहा था। लगभग 10 दिन पहले मुजम्मिल को डिटेन किया गया और उसके बयान के आधार पर पुलिस ने फरीदाबाद के एक गांव में छापा मारा, जहां वो किराए पर रह रहा था। जब पुलिस ने उस घर की तलाशी ली तो उन्हें वहां से करीब 360 किलो एक्सप्लोजिव्स बरामद हुए। लगभग 360 किलोग्राम इनफ्लेमेबल मटेरियल बरामद हुआ है, जिसका नाम अमोनियम नाइट्रेट है। बाद में और रेड्स की गई तो एक्सप्लोजिव्स की मात्रा और बढ़कर लगभग 3000 किलोग्राम हो गई। अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल बॉम्ब बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा पुलिस ने यहां से एक वॉकी टॉकी, 20 टाइमर्स, बैटरीज, रिमोट्स और 5 किलो हेवी मेटल्स और इलेक्ट्रिक वायर्स जैसे बम बनाने वाले सामान को भी इकट्ठा किया है। यहीं पर एक राइफल, 3 मैगजीन्स और एक पिस्तौल भी मौके पर मिली है। ये सब देखकर ये बात साफ थी कि यहाँ पर एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। इनकी गिरफ्तारी के बाद लेकिन दिल्ली में रेड फोर्ट के ब्लास्ट से पहले पुलिस ने यह भी कहा था कि ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो फरीदाबाद में आतंकवाद के आरोप में जो अरेस्ट हुए और दिल्ली में जो रेड फोर्ट ब्लास्ट हुआ, इन दोनों को एक साथ जोड़कर देखा जा रहा है। द इंडियन एक्सप्रेस ने जम्मू कश्मीर पुलिस के टॉप सोर्सेस के हवाले से बताया है कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ वो फरीदाबाद में अरेस्टेड लोगों से कनेक्टेड है। हालांकि इस बात को भी सरकार के द्वारा अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इस ग्रुप में मुजम्मिल और आदिल के अलावा 2 और डॉक्टर्स शामिल थे। इनमें से एक लखनऊ की एक महिला डॉक्टर है जिसे गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन एक डॉक्टर उमर नबी अपने साथियों की गिरफ्तारी के बाद गायब हो गया था और इसी उमर नबी पर यह धमाका करने का शक है। लेजिडली ये पुलवामा के उसी कोयल गांव का रहने वाला है जिससे मुजम्मिल आता है और ये भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करता था। मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। इस उमर नबी को दिल्ली धमाके से जोड़ने वाला एक और प्रूफ ये hyundai की i20 गाड़ी को बताया जा रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स ने पुलिस सोर्सेस के हवाले से बताया कि धमाके में इस्तेमाल हुई ये गाड़ी आखिरी बार उमर के पास थी और धमाके से पहले उमर ही गाड़ी को चला रहा था। एक सीनियर ऑफिशियल द प्रिंट को बताते हैं कि अपने साथियों की गिरफ्तारी के बाद उमर घबरा गया था और उसने जल्दबाजी में ये धमाका किया होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सोर्सेस को कोट करते हुए कहा है कि ये ब्लास्ट पैनिक और डेस्परेशन में किया गया है। ये बॉम्ब लूजली असेंबल्ड था और पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ था, जिसकी वजह से इसका लिमिटेड इम्पैक्ट रहा। उनके अनुसार
उमर ही इस गाड़ी को चला रहा था और इस ब्लास्ट के एक्सप्लोजिव्स उसी तरह के हैं जैसे फरीदाबाद रेड्स में मिले थे। पुलिस ये जांच कर रही है कि मारे हुए लोगों में उमर शामिल है या नहीं। इसके लिए उमर की मां का डीएनए सैंपल लिया गया है। दोस्तों, ये एक बेहद ट्रैजिक और दिल दहला देने वाली घटना है। 13 मासूम लोगों की जान चली गई, कितने परिवार उजड़ गए। ऐसी घटनाओं के बाद जो सबसे जरूरी चीज होती है वो ये है कि हम सब अपना धैर्य और विवेक बनाए रखें। आतंकवादियों का मकसद होता है देश में डर और नफरत फैलाना, और ऐसे समय में जरूरी है कि हम एकजुट रहें। इसी के साथ दोस्तों, इस वीडियो को यहीं रोकते हैं और मिलते हैं जोश टीवी की अगली वीडियो में।